हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास ये चैप्टर 5 जो था हमारा जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन उसका सेकंड पार्ट है। तो इससे पहले के पार्ट में हमने किया था जीआईएस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, रेस्टर और वेक्टर डाटा फॉर्म्स क्या क्या हैं, उनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। अब हम आगे करेंगे जो एक्टिविटीज़ हैं जीआईएस के अंदर, वो उनका सीक्वेंस क्या है, किस किस तरीके से हम उनको प्रयोग में लाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भौगोलिक सूचना तंत्र की क्रियाओं का अनुक्रम, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ जीआईएस। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला है हमारा वो है स्थानिक आंकड़ों का निवेश। स्थानिक आंकड़े जो किसी भी स्थान से रिलेटेड आंकड़े होते हैं। जब भी हमें आंकड़े मिलते हैं वो एक मापनी पर बने होते हैं। यह मापनी लघु मापनी से लेकर बृहत मापनी तक भी हो सकती है। अगर डाटा हमें परिष्कृत रूप में मिला है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर वो परिष्कृत रूप में नहीं है तो सबसे पहले हमें उसको एक यूजेबल सुसंगता की स्थिति में लाना पड़ता है और उसके बाद ही हम उसको अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग करते हैं। तो उसकी सुसंगता किस तरह से होती है वो कुछ बातों पर निर्भर करती है। अब ये बातें कौन कौन सी हैं, जैसे जो आंकड़े हमने एकत्रित किए हैं वो किस मापनी पर बने हैं, कौन सी भौगोलिक प्रणाली उनको इकट्ठा करने में या उनको लाने में प्रयुक्त हुई है, आंकड़ा संग्रहण की तकनीकें कौन कौन सी हैं, उनकी गुणवत्ता कैसी है, क्या जिस तरह के आंकड़े हमें चाहिए थे वो उस फ्रेम में फिट बैठते हैं या नहीं हैं, उसके अंतर्वेशन में प्रयोग की गई कौन कौन सी विधियां हैं। तो इन सब कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम स्थानिक आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो हमें प्रशासकीय सीमाओं से बाहर भी लेने पड़ते हैं। तो ऐसे आंकड़ों में हमें समन्वय स्थापित करना पड़ता है और समन्वय स्थापित करने के बाद हम ये देखते हैं कि भाई वो हमारे उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर स्थानिक आंकड़ों के निवेश में ही एक नेक्स्ट स्टेप आता है जहाँ पर हम इन आंकड़ों के समुच्चय का निवेश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो किसी भी स्थान से रिलेटेड जो हमारे आंकड़े हैं जो मिले हैं पहले हम उनको प्रवेश करते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड जो हमारे पास गुण न्यास के आंकड़े हैं, एट्रीब्यूट जो डाटा है, फिर उसको प्रवेश करते हैं। फिर इन दोनों आंकड़ों का हम वेरिफिकेशन करते हैं और एडिटिंग करते हैं कि भाई जो आंकड़े हमें मिले हैं स्थानिक निवेश के और गुण न्यास के, क्या वो हमारी कंपैटिबिलिटी सुसंगता पर खरे उतर रहे हैं। और जहाँ भी हमें आवश्यकता महसूस होती है फिर हम इनको लिंक कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्रम में लगाते हैं। ठीक है, तो क्रम में लगाने से क्या होता है कि भाई जो इनकी समरूपता होती है उसको हम एक जाल प्रतिबिंब में परिवर्तित करने में हमें आसानी हो जाती है, जिससे हम डाटा को रास्टर और फिर वेक्टर में आसानी से चेंज कर पाते हैं। तो जब हम क्रम विकस का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो चरण होते हैं हमारे, तो जो प्रकार होते हैं वो मेनली मुख्यतः दो तरह के होते हैं। सबसे पहले जो आंकड़ा हमें क्रम में दर्ज करना है पहले हम उनको करते हैं, फिर एक ही प्रचालन में संपूर्ण दस्तावेज का क्रम विकसन कर देते हैं कि हमें सिर्फ एक ही कमांड देनी होती है, उसमें हम उन सारे दस्तावेजों को, सारे आंकड़ों को एक क्रम में लगा देते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है गुण व्यास की प्रविष्टि। जो हमने ये स्थानिक आंकड़े एकत्रित किए थे उनको हम, उनके जो हमारे गुण व्यास हैं उनको जो एट्रीब्यूट डाटा होता है हमारा उसको हम यहाँ पर एंट्री करते हैं। जैसे हमने किसी स्थान का एक मैप लिया और उसकी जो पॉपुलेशन जो है हमारी वो हमारा गुण व्यास हो गया, उसके गुण हो गए, उस एरिया के गुण हैं हमारे, तो वो एट्रीब्यूट डाटा हम उसके बाद इसमें प्रवेश करते हैं। फिर तीसरा है हमारा आंकड़ों का सत्यापन और संपादन करना। पहले भी हमने इसको पढ़ा था कि जो डाटा हमें मिला है उसकी वेरिफिकेशन करनी है हमने
और एडिटिंग करनी है। तो जो ये वेरिफिकेशन या सत्यापन या संपादन है, उसमें हम क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले कि भी जो आंकड़े हमें मिले हैं वो कहीं अधूरे तो नहीं हैं या फिर कहीं वो डबल तो नहीं है। तो इस चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जो डाटा हमने इकट्ठा किया है उसकी मापनी कहीं गलत तो नहीं है, क्या वो ठीक मापनी पर बने हुए हैं। तीसरा, जो आंकड़े हैं हमारे स्थानीय आंकड़े हैं, क्या वो विरूपित हैं या ठीक है। तो जब हम इन चीज़ों को देख लेते हैं तो हमारा जो थर्ड स्टेप है वो पूरा हो जाता है। हमारे आंकड़ों की वेरिफिकेशन भी हो जाती है और उनकी एडिटिंग भी हो जाती है। पहले हम वेरीफाई करते हैं कि भाई ये आंकड़े ठीक हैं, गलत मापनी पे तो नहीं बने हैं, दोहरे तो नहीं है, अधूरे तो नहीं है, और फिर हम उसमें एडिटिंग कर देते हैं। तो हमारे पास जो भी स्टोरेज आई वो अपनी तरफ से सही थी। ठीक है। फिर स्थानिक और गुण न्यास आंकड़ों की सहलग्नता देखना। फिर हम इन दोनों चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास कुछ चरण हैं। स्थानिक और गुण न्यास के आंकड़ों की सहलग्नता हम किस तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनको लिंक करके देखते हैं। जैसे हमारे पास किसी स्कूल का डाटा है कि उसमें कितने बच्चे आए और कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ा, और हमारे पास पॉवर्टी का भी डाटा है, गरीबी का डाटा है। तो हम इन दोनों डाटा को लिंक करके ये देख सकते हैं कि भाई जो परिवार गरीब थे क्या उन्हीं बच्चों ने स्कूल छोड़ा है या दूसरे बच्चों ने भी स्कूल छोड़ा है। इसके बाद है यथार्थ सुमेलन या एग्जैक्ट मैचिंग जो हमारी होती है। इसमें क्या होता है, हमारे पास किसी स्थान का कोई डाटा है और उसी स्थान की कुछ और भी जो विशेषताएं हैं वो हमारे पास है। तो हम उन दोनों विशेषताओं को, दोनों तरह के जो आंकड़े हैं हमारे, उनको एक ही जगह पर इकट्ठा करके आराम से GIS के माध्यम से रख सकते हैं, जो कि हमारी यथार्थ सुमेलन वाली कैटेगरी में आता है। फिर है पदानुक्रमित सुमेलन या हायरार्किकल मैचिंग। देखो हायरार्किकल मैचिंग में क्या होता है, एक क्रम चलता है हमारा, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। मतलब या तो हम पहला बड़ा लेके फिर छोटे 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 पे आते हैं, या फिर हम पहले छोटा लेके फिर बड़े बड़े पे आते हैं। तो इसमें क्या है कि भाई जब हम डाटा इकट्ठा करते हैं तो मान लो हमने किसी विस्तृत क्षेत्र का डाटा इकट्ठा कर लिया और उसके अंदर कुछ छोटे छोटे क्षेत्र भी आ गए, तो वो यहाँ पर हम उसकी हायरार्किकल मैचिंग कर देते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं देती हूँ। मान लो हमने भूमि का जो इस्तेमाल हुआ है, जिसको हम लैंड यूज़ बोलते हैं, उसका डाटा हमने इकट्ठा कर लिया। तो जो बड़ा क्षेत्र होगा उसका हम एक ही बार में डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, हम बार बार उसका डाटा नहीं इकट्ठा करते। और जो छोटे क्षेत्र हैं हम उनको छोड़ देते हैं कि भाई ये छोटे क्षेत्र इस बड़े क्षेत्र के अंदर ही आ गए, तो वो हमारी हो जाती है हायरार्किकल मैचिंग। फिर उसके बाद है अस्पष्ट सुमेलन या फजी मैचिंग। कई बार क्या होता है कि भाई हम एग्जैक्ट मैचिंग नहीं कर पाते, कुछ जो प्राकृतिक हमारे फीचर्स होते हैं उनके ऊपर हमारा बस नहीं चलता। जैसे हम खेती करते हैं तो जो मिट्टी के प्रकार हैं और जो फसलें हैं उनके बीच में सम्मेलन नहीं हो पाता, तो वो हमारी फजी मैचिंग कहलाती है। अब जो हमारा लास्ट था स्थानिक विश्लेषण, इसमें हम आएंगे तो हमारा जो ये लास्ट पॉइंट था ये था स्थानिक विश्लेषण, स्पेशियल एनालिसिस। तो ये है हमारा, यहाँ पर हम वैसे तो यहाँ पर स्थानिक विश्लेषण की 4 विधियाँ हैं: बफर, अधिचित्रण, परिपथ, दल विश्लेषण और आंतरिक भू मॉडल। लेकिन यहाँ पे हम इस पोर्शन में सिर्फ 2 ही विधियाँ करेंगे, एक तो बफर विश्लेषण और एक अधिचित्रण प्रचालन। तो ये हमारी 2 मेन रहेंगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बफर विश्लेषण देखते हैं। ठीक है, बफर विश्लेषण क्या होता है। यहाँ पर आप देखोगे, देखो ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। इसके चारों ओर हमने एक एरिया में ये बाउंड्री बनाई हुई है। ऐसे ही हमने ये एक बाउंड्री बनाई हुई है इधर। ठीक है,
दूसरा हम लाइन वाले पे आते हैं। ये हमारी लाइन है। 3 तरह से हम डाटा शो करते थे अपना पॉइंट, लाइन और पॉलीगन में। इसके चारों ओर भी हमने ये एक बाउंड्री बना दी, ठीक है। फिर हम इस पे आएंगे। ये हमारा एक एरिया है, ठीक है। इस एरिया के चारों ओर हमने ये बाउंड्री बना दी, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री हमने बनाई यहाँ पर, ये हमने एक बफर बाउंड्री यहाँ पर क्रिएट की है। मान लो ये एक कुआं है, ये पॉइंट एक कुआं है, तो इस कुएं से कितने लोग पानी भर रहे हैं, या ये कुएं की जो लोकेशन है ये कितने लोगों को फ़ायदा दे रही है या नुकसान दे रही है, ये हमारा बफर विश्लेषण है। अगर ये रोड हमारा जा रहा है तो ये कितने एरिया को, ये हमारा एरिया हो गया, ये कितने एरिया को प्रभावित कर रहा है, ये हमारा बफर विश्लेषण हुआ। या ये एरिया है, मान लो ये कोई पार्क है, तो इस पार्क में इतने एरिया तक के लोग आ रहे हैं। तो बफर विश्लेषण का हमारा मेन काम क्या है कि जो बाउंड्री हमने यहाँ पर क्रिएट की है उसका फ़ायदा या नुकसान, दोनों ही चीज़ें कितने एरिया तक हो रहा है, ये होता है हमारा बफर विश्लेषण। इसके बाद है अधिचित्रण प्रचालन, ओवरले ऑपरेशन, ठीक है। ये हमारा ओवरले ऑपरेशन एक फॉर्मूला पर काम करता है, x + y + z। तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में लें तो x को हमने यहाँ पर रोड मैप लिया है, y को हमने रेल मैप लिया है, और जो z है हमारा = z ट्रांसपोर्टेशन मैप, ठीक है। तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन मैप दिखा रहे हैं तो पहले हम एक रोड मैप लेंगे, फिर हम एक रेल मैप लेंगे, और फिर इन दोनों को हम मिला के हमारा जो जेड है, जो ट्रांसपोर्टेशन मैप है, वो हमारे सामने आ जाता है। अगर आप इसमें देखोगे तो ये रोड हमारे बने हुए हैं, इसमें देखोगे तो ये हमारी रेल बनी हुई है। इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर किसी भी एरिया का ट्रांसपोर्टेशन मैप आ गया। तो अधिचित्रण प्रचालन में हमारा ये फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हम इसमें रोड मैप ही लें, हम इसमें कुछ और भी ले सकते हैं। मान लो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दिखा रहे हैं तो यहाँ पर हम राइस दिखा सकते हैं, चावल, यहाँ पर हम गेहूँ दिखा सकते हैं, और यहाँ पर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दिखा सकते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में कितने चावल पैदा हुए और कितने गेहूँ पैदा हुए। अब आता है हमारे भौगोलिक सूचना तंत्र के उद्देश्य। तो हर एक चीज़ के अपने उद्देश्य होते हैं। तो योजना के क्रियान्वयन काम समय में और कम लागत में करना। तो जीआईएस के माध्यम से जो भी हमारा काम होता है कम समय में और कम लागत में काम हो जाता है। इससे मानवीय क्षमता में वृद्धि होती है। आंकड़ा भंडार से अनावश्यक आंकड़ों को हटा देते हैं और जो पुनरावृत्ति होती है उसको कम कर देते हैं। भौगोलिक आंकड़ों के जटिल विश्लेषण से नवीनतम सूचनाएं हम यहाँ पर आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। विभिन्न स्रोतों से एकत्रित सूचनाओं को इकट्ठा करने की, एक स्थान पर संगठित करने की क्षमता जीआईएस रखता है। विभिन्न मिश्रित सूचनाओं को संबंध कर जटिल विश्लेषण करना, आंकड़ों के वितरण व संचालन के लिए सकल साधनों की पूर्ति करना। तो ये हमारे कुछ भौगोलिक सूचना तंत्र के उद्देश्य थे। अब है योजना और भौगोलिक सूचना तंत्र। इसकी प्लानिंग में हम जीआईएस को कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है बसाव स्थिति। किसी भी वस्तु अथवा स्थान की बसाव स्थिति अथवा उसकी वास्तविक स्थिति हम जीआईएस से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दशा, उसकी कंडीशन। जीआईएस के विश्लेषण से वस्तु के किसी स्थान पर स्थित होने के कारण व दशाएं हम आसानी से पता लगा लेते हैं। प्रवृत्ति, जीआईएस द्वारा किसी चर के परिवर्तन को आसानी से समझा जा सकता है। अर्थात कोई भी मानचित्र तत्व घटते हुए क्रम में है या बढ़ते हुए क्रम में है, इसकी जानकारी हम जीआईएस से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम वस्तु के आकार, स्थान और उसकी आकृति में जो परिवर्तन होते हैं उनको भी हम आसानी से समझ सकते हैं। प्रतिरूपों के में संबंध।
जीआईएस के द्वारा विभिन्न धरातलीय प्रतिरूपों एवं मानचित्र आकृतियों से संबंध का पता यहाँ पर हमें चलता है। फिर है लास्ट मॉडलिंग। जीआईएस में मॉडल का महत्व निष्कर्ष निकालने एवं विश्लेषण के लिए हम करते हैं। फिर है भूसूचक प्रणाली और महत्व। धरातलीय सूचनाओं को संकलित करने वाले अलग अलग विषयों के एकीकरण को भूसूचक प्रणाली कहते हैं। इसमें निम्नलिखित तकनीक शामिल होती है, जैसे बायोफोटो, सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना तंत्र, जीपीएस। भूसूचक प्रणाली का वर्तमान और आने वाले समय में बहुत महत्व होगा। इन सभी तकनीकों की सहायता से डिजिटल कार्टोग्राफी को बहुत बढ़ावा मिलता है और इनका प्रयोग मानवीय समस्याओं के समाधान और नियोजन के लिए अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा जो हमारा जीआईएस है उसकी जो एडवांटेजेस हैं वो आज के युग में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अगर हम अपने पुराने सॉफ्टवेयर को देखें तो उनकी तुलना में जो जीआईएस हमारा सॉफ्टवेयर है वो बहुत जल्दी और विश्वसनीय आंकड़े हमें प्रस्तुत करता है। यहाँ पर हमें विश्लेषण करने में, मॉडलिंग करने में, प्रदर्शित करने में या निर्णय लेने में बहुत आसानी होती है और यह टाइम बचाता है और जो हमारा पैसा है उसको भी बचाता है। तो ये हमारा 5th चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।